बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 4 का टॉपिक हमारा है सोर्सेज ऑफ लॉ। इससे पहले जो 3 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं उसमें इन डिटेल हमने लॉ को डिस्कस कर लिया है, लॉ की डेफिनेशंस पढ़ ली हैं, समझ लिया है, लॉ का पर्पस समझ लिया है कि लॉज होते किस मकसद के लिए हैं, और ये हमने डिफरेंस देखा है कि गॉड मेड लॉज और मैन मेड लॉज में क्या फर्क है। अब हम इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में समझेंगे सोर्सेज ऑफ लॉज के लॉज को के सोर्सेज क्या हैं। इसको डिस्कस करने से पहले जो वर्ड है सोर्स, उसका मतलब देखते हैं क्या है। द वर्ड सोर्स मीन्स ओरिजिन और रूट। रूट किसे कहते हैं? जैसे जड़ होती है किसी चीज की, वो जो जड़ है जो जमीन के अंदर होती है पौधे की, दरख्त की, वो उसका सोर्स होता है। वहां से उस रूट से, उस जड़ से पूरा का पूरा पौधा, पूरा का पूरा दरख्त उगता है और उग के बड़ा होता है, उसकी ब्रांचेस बनती हैं, उस ब्रांचेस में फिर फल निकलते हैं। और वो जो है ना, वो सोर्स क्या हो गया उस सारे फलों का, उस दरख्त का जो उसकी रूट है। ठीक है, ओरिजिन कि वो चीज ओरिजिन कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। ठीक, एक लफ्जी मतलब इसके लिटरल मीनिंग तो है ओरिजिन और रूट। या सेकंड मीनिंग इसका क्या है? प्लेस, पर्सन और थिंग फ्रॉम विच समथिंग ओरिजिनेट्स और कैन बी ऑब्टेन्ड। वो प्लेस यानी कि वो जगह, वो पर्सन, वो इंसान, या वो थिंग, कोई चीज जिसके अंदर से, जिसकी वजह, जहां से नई चीज एक ओरिजिनेट हो रही है, या जहां से हम कोई चीज ऑब्टेन करते हैं, उस प्लेस को, उस पर्सन को और उस थिंग को हम कहते हैं कि ये सोर्स है। ठीक है, इस सोर्स से नई चीजें ओरिजिनेट हो रही हैं और हम नई चीजें ऑब्टेन कर रहे हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉज अगर हम बात करें तो क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉज अ सोर्स रेफर्स टू द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब हमें सोर्स की समझ आ गई। अब हमने लॉ के कॉन्टेक्स्ट में जब सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में बात करना है तो इसका मतलब क्या है सोर्सेज ऑफ लॉ का? कि सोर्स क्या है? वो ओरिजिन और फाउंडेशन जहां से लीगल रूल्स बने हैं, जिस तरीके से लीगल रूल्स बने हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, लॉज जो रेगुलेट करते हैं ह्यूमन कंडक्ट को, ह्यूमन बिहेवियर को इन ए सोसाइटी। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने कहाँ से हैं, उनकी फाउंडेशन क्या है, उनकी बुनियाद क्या है, वो ओरिजिन क्या, उनका ओरिजिन क्या है, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वो बन के हमारे पास कैसे आए हैं। ये हमारा क्या होता है? सोर्स ऑफ लॉ। द सोर्सेज ऑफ लॉज वेरी by country and legal systems, but they generally fall into 4 main categories। क्या कह रहे हैं वो? कि सोर्सेज ऑफ लॉज की जब हम बात करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज हर कंट्री के फर्क होते हैं। तो जब लॉज फर्क होते हैं तो उन सबके सोर्सेज भी फर्क होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज में, मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन में हम जाएंगे तो लॉज मुख्तलिफ तरह के होंगे। उन लॉज को बनाने वाली फाउंडेशन, उनका ओरिजिन, उनका तरीकाकार भी फर्क होगा। लेकिन जब हम पूरे वर्ल्ड के लीगल सिस्टम्स को स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के बाद जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो ये मोस्ट कॉमन 4 सोर्सेज हैं जो 4 मेन कैटेगरीज में फॉल करते हैं। ये सोर्सेज ये हर जुरिस्डिक्शन में आपको पाए जाएंगे, मिलेंगे आपको हर जुरिस्डिक्शन में। हो सकता है थोड़ी सी वेरिएशन आए, थोड़ा सा तरीकाकार फर्क हो, लेकिन ये सोर्सेज आपको जरूर मिलेंगे। वो सोर्सेज कौन से हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। ये सोर्सेज ऑफ लॉ का एक चार्ट्स है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। सोर्सेज ऑफ लॉ को अगर हम आगे डिवाइड करें तो 2 तरह के सोर्सेज ऑफ लॉज, क्या लीगल सोर्सेज हमारे पास होते हैं और हिस्टोरिकल सोर्सेज। कि हिस्ट्री में हम जाते हैं कि लॉ ये बना कैसे, पहले एक बंदों के लिए 2 बंदों ने बनाया, किन लोगों पे अप्लाई हुआ, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं हम। ठीक है, और अगर हम लीगली लिहाज से देखा जाए, प्योर लॉ के नजर से हम देखें, तो हमारे पास सोर्सेज ऑफ लॉ मेन जो 4 हैं, जो अप्रूव्ड हैं, जो तकरीबन हर कंट्री में आपको मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी सोर्सेज हैं। नंबर 1 क्या है? लेजिस्लेशन। ये अब आपने प्रोनाउंसिएशन इसकी देख लेनी है और इसको याद करना है, इसके स्पेलिंग याद करना है। ये टर्म जो लॉ के स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए जरा नई होंगी। ठीक है, या जो लॉ में एंटर होते हैं बच्चे, उनके लिए भी नई होती है, ये जो फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं, फर्स्ट पार्ट में होते हैं। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है। पहला सोर्स है लेजिस्लेशन, दूसरा सोर्स है प्रेसिडेंट, तीसरा सोर्स है कस्टम्स, रवायात, ट्रेडिशन जिनको हम कहते हैं, और फोर्थ सोर्स है हमारा है एग्रीमेंट। ये सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, इनके जरिए तमाम लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। ये ओरिजिन है, यहां से ओरिजिनेट होते हैं लॉज और रेगुलेशंस। अब 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने इन डिटेल लेजिस्लेशन, जो हमारा फर्स्ट सोर्स ऑफ लॉ है, इसके ऊपर ये वीडियो लेक्चर है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेजिस्लेशन होती कैसे है, इसके जरिए लॉज बनते कैसे हैं, वो लॉज जो बनते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करते हैं।
जी। अच्छा, इससे इसको डिस्कस करने से पहले ये थोड़ा-सा इस स्लाइड को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या है? एडिशनली सम लीगल सिस्टम्स मे रिकॉग्नाइज़ अदर सोर्सेज़। अब जो 4 मेन सोर्सेज़ हमने पढ़ लिए पिछले चार्ट में, ये सारी ज्यूरिसडिक्शन में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ लीगल सिस्टम ऐसे होते हैं, जिसके अंदर और चीज़ों को भी एज़ अ सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिलीजियस टेक्स्ट, यानी जो हमारी किताबें होती हैं रिलीजन की, हर एक का रिलीजन फ़र्क होगा, तो हर एक की रिलीजियस टेक्स्ट भी फ़र्क होगा, उस पे रूल्स एंड रेगुलेशन अलग बताए होंगे, तो उसके बाद लीगल सिस्टम उसको भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं। जिस तरह हमारा लीगल सिस्टम हमारे जो रिलीजियस बुक है कुरान शरीफ, उसको रिकॉग्नाइज करता है एज ए सोर्स ऑफ लॉ। हमारी जैसे कंट्री में दो सोर्सेज चलते हैं, एक हमारे इस्लामिक सोर्सेज चलते हैं, वो कुरान हदीस सुन्नत, आपके इज्तिमा इजमा, वो इस्लामिक सोर्सेज ऑफ लॉ होते हैं। और एक हमारे वेस्टर्न सोर्सेज इंग्लिश सोर्सेज ऑफ लॉ होते हैं, ये लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम, एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऐसे जिस तरह हमारे मुल्क में होता है, इस तरह और ममालिक में भी होता है कि उनके मुल्क में जो जो रिलीजन होता है, उस रिलीजन के जो टेक्स्ट होता है, जो बुक्स होती हैं, उसको भी हम एज ए सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं। सारी कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता भी है। तो वो ये कह रहे हैं कि इसके अलावा सोर्सेज ऑफ लॉ रिलीजियस टेक्स्ट भी होते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे चला जाएं, तो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं। इंटरनेशनल ट्रीटीज क्या होती हैं? ये एग्रीमेंट्स होती हैं। ये मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी जब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज, वहां ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का और क्लियर हो जाएगा इन फ्यूचर। अभी आपके समझने के लिए जरूरी है कि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ मुआहदे होते हैं, उनको कहते हैं ट्रीटीज। वो जो कंट्रीज होती हैं ना, उनके दरमियान में हम साइन करते हैं। तो जब हम वो साइन कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज, कोई भी मुल्क जब वो इंटरनेशनल ट्रीटीज का हिस्सा बन जाता है, तो उस ट्रीटी में, उस डॉक्यूमेंट में जो बात कही होती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट किए होते हैं कंट्री के लिए, उसको उसको हमने मानना होता है। हमारी पूरी कंट्री ने उसको फॉलो करना होता है। तो वो भी एक लॉ की हैसियत रखता है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल लॉ। तो जो इंटरनेशनल लॉ का सोर्स क्या होगा? वो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है, इसलिए उसको भी हम एज ए सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सम ज्यूरिसडिक्शन में, लीगल सिस्टम्स में, लीगल स्कॉलर्स, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं, जिस तरह साइंस में साइंटिस्ट होते हैं, इस तरह यहाँ पर हमारे लॉ के अंदर लीगल स्कॉलर्स होते हैं। वो पूरे एक फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के, कंपैरिजन करके, उसके बाद बार बार ट्रायल करके, जिससे एक हमारा एक्सपेरिमेंट होता है साइंटिफिक सिस्टमेटिक तरीके से, स्टेप वाइज। इसी तरह जो हमारी लॉ के अंदर जब भी कोई लॉ बन रहा होता है, तो इसके ऊपर सिस्टमेटिक स्टडी होती है, मुख्तलिफ ममालिक से कंपैरिजन होता है, और उसके बाद कहीं जाके मुख्तलिफ फिलॉसफीज को देखा जाता है। बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद कोई लॉ बनता है, और ये कौन करता है? लीगल स्कॉलर्स इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो लीगल स्कॉलर्स की जो राइटिंग्स होती हैं, उनको भी बास जो कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा वैलिड मानती हैं, और उसको एज ए सोर्स ऑफ लॉ समझा जाता है अगर किसी लीगल स्कॉलर ने कोई बात कह दी है। ठीक है, द कम्बिनेशन ऑफ दीज सोर्सेज शेप्स अ नेशंस लीगल फ्रेमवर्क एंड गाइड्स इट्स लीगल प्रोसेसेस। और ये जो चार हमने पीछे चार्ट की फॉर्म में पढ़े हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो इसके अलावा और बहुत, ये चार आगे मैंने बताए आपको, इसके अलावा भी और बहुत सारे सोर्सेज ऑफ लॉज होते हैं। तमाम सोर्सेज ऑफ लॉ को कंबाइन करके लीगल सिस्टम बनता है किसी भी नेशन का। ठीक है, और वो फिर गाइड करता है कि उस मुल्क में लीगल प्रोसेस को रेगुलेट कैसे करना है। क्लियर है? अब ये हमारे लीगल सोर्सेज बाय नेम हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लीगल सोर्स हमारा क्या है। सोर्स ऑफ लॉ हमारा पहला लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन होता क्या है, अब इसको हम पढ़ते हैं। क्या फर्स्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है ये हमारा। ठीक है, लेजिस्लेशन इज अ फंडामेंटल सोर्स ऑफ लॉ इन मेनी लीगल सिस्टम्स। दुनिया की तकरीबन 90% लीगल सिस्टम में, 99 समझ लें आप, लीगल सिस्टम में जहां पर भी आपका एक पार्लियामेंट सिस्टम होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, एक इलेक्टेड बंदे होंगे, वहां पर लेजिस्लेटिव बॉडीज होंगी, जिस भी तरीके से वो इलेक्ट होके आई हैं, तो वहां पर लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट जरूर होगा। क्योंकि लेजिस्लेटिव बॉडीज जो होंगी, उनका काम ही ये होता है कि वो लेजिस्लेशन करती हैं। लेजिस्लेशन का क्या मतलब होता है? यहाँ बेशक आप लोग साइड पे लिख रहे हैं, टू मेक लॉज। लेजिस्लेशन का मतलब ये है, वो लेजिस्लेटिव बॉडीज बनाई ही इसलिए जाती हैं कि उन्होंने कंट्री के लिए लॉज बनाने होते हैं। दुनिया की तकरीबन 99% जो ममालिक हैं, जहाँ पर भी गवर्नमेंट है, जो भी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट के जरिए चल रही हैं कंट्रीज, वहाँ पर लेजिस्लेशन ज़रूर होती है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड इनेक्टिंग लॉज। क्या करती हैं ये लेजिस्लेटिव बॉडीज? कि क्रिएट करती हैं लॉज को, और क्रिएट करने के बाद उसको इनेक्ट भी कराती हैं, उसको लागू कराती हैं मुल्क के ऊपर, बाय ए कंट्रीज लेजिस्लेटिव बॉडी सच एज पार्लियामेंट। अब हमारे मुल्क में जो लेजिस्लेटिव बॉडी है जिसका काम है टू मेक लॉज, उसको कहते हैं हम पार्लियामेंट। सुना है आप लोगों ने पार्लियामेंट? हम कहते हैं जी पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है, तो वो जो इजलास हमें नजर आ रहे होते हैं, जो तकरीरें वगैरह हो रही होती हैं, वो सिर्फ ये नहीं होता कि जो वहां पर डिस्कशन हो रही है पॉलिटिकल, नहीं, वो उनका काम मेन होता है कि वो लॉज बनाए पार्लियामेंट में जाके। ठीक है, जैसे हमारे हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। कांग्रेस
अमेरिका में चले जाएं तो वहां लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होगी? कांग्रेस। और इसी तरह लोकल काउंसिल्स, मुख्तलिफ जगहों पे हर मुल्क में लेजिस्लेटिव बॉडीज होंगी, लेकिन हो सकता है उनका नाम फर्क हो। ठीक है, अगर इस्लामिक लिहाज से हम देखें तो इसलिए हम इसे कहते हैं मजलिस शोरा, और इंग्लिश में कहें पार्लियामेंट। ये हमारे मुल्क में लेजिस्लेटिव बॉडी का नाम रखा है। इसी तरह हर मुल्क के अंदर लेजिस्लेटिव बॉडी जरूर होगी जिसका काम होगा टू मेक लॉज, लेकिन उनका नाम फर्क हो सकता है। क्लियर है? लेकिन जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी लॉज बनाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, उसको कहेंगे लेजिस्लेशन। Here's more detail on legislation as a source of law. अब आगे हम जाके पढ़ते हैं कि legislation as a source of law क्या है। नंबर 1, जो इस तरीके से लॉ मेकिंग होती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें मिलते हैं, उनको कहते हैं क्या है? उनको कहते हैं स्टैट्यूट्स एंड एक्ट्स। ये नाम भी आप याद कर लें। नंबर 1 क्या कि एक हर मुल्क में लेजिस्लेटिव बॉडी होगी, उस लेजिस्लेटिव बॉडी का नाम फर्क हो सकता है। हमारे मुल्क में उस लेजिस्लेटिव बॉडी को पार्लियामेंट कहते हैं, और पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव बॉडी जो लॉज बनाएगी उसको कहते हैं स्टैट्यूट्स और एक्ट्स। लेजिस्लेशन टिपिकली टेक्स द फॉर्म ऑफ स्टैट्यूट्स एंड एक्ट्स विच आर रिटन लॉज। ये क्या होते हैं स्टैट्यूट्स? ये रिटन लॉज होते हैं दैट सेट आउट स्पेसिफिक रूल्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस। और इसके अंदर पार्लियामेंट क्या पास कर रही होती है? स्पेसिफिक रूल्स, किसी स्पेसिफिक इशू पे स्पेसिफिक रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, गाइडलाइंस बनाती है, और ये लॉज होते हैं। और ये जो लॉज एक प्रॉपर तरीके से पास होते हैं, बनते हैं। जब ये पास होते हैं, बनते हैं बाय पार्लियामेंट, तो बनने के बाद, पास होने के बाद, ये इनको कहा जाता है स्टैट्यूट्स और एक्ट्स। These can cover a wide range of subjects from criminal law to taxation, healthcare and more. अच्छा, अब ये देखें, जिस तरह आप लोगों ने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात पढ़े हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के। हर सब्जेक्ट एक खास चीज किस्म के से डील करता है, एक खास एरिया को फोकस करता है। उसी के बारे में बायो में आपको बायो के मुताबिक ही सारी थ्योरीज मिलेंगी, तमाम साइंटिस्ट मिलेंगे, तमाम उसके ऊपर काम मिलेगा। ठीक है, मैथ के अंदर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चन, सारा एक ही टिपिकल एक ही सब्जेक्ट एक ही चीज से डील करता है। तो इसी तरह से जब ये हम कोई भी मामला आता है, फॉर एग्जाम्पल वो क्रिमिनल मैटर है, तो क्रिमिनल मैटर के ऊपर जब लॉज बनते हैं तो वो भी पार्लियामेंट ने ही पास करने हैं, हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं बनाने हैं। तो उसका एक्ट क्या होगा? क्रिमिनल लॉ होगा। ठीक है, क्रिमिनल लॉ सब्जेक्ट होगा और उसके ऊपर एक्ट बनेंगे। जितने भी एक्ट बनेंगे वो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड एक्ट होंगे। इसी तरह टैक्स है, टैक्स लागू करते हैं जी। इसी तरह टैक्स है, हम टैक्स लागू करते हैं, तो या हमें कहते हैं जी इतना टैक्स आ गया, तो वो क्या है? उस टैक्स से रिलेटेड लॉज बनाए गए, हमारे पार्लियामेंट ने, हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी ने पास किया है कि किस बंदे की, जिसकी जितनी इनकम है, उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो जो टैक्स के रिलेटेड लॉज होंगे उनके टैक्सेशन एक्ट्स कहते हैं, उनको स्टैट्यूट्स कहते हैं। इसी तरह अगर हेल्थ केयर के हमने कोई लॉज बनाने हैं तो हेल्थ केयर से रिलेटेड एक्ट बनते हैं या स्टैट्यूट बनते हैं। और हर सब्जेक्ट के फैमिली इशूज के ऊपर होंगे तो फैमिली लॉज बनेंगे और उनको कहते हैं फैमिली एक्ट्स कहते हैं। हर इशू, जितने ज़्यादा इश्यूज हैं सोसाइटी में, जितने ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स हैं और उनकी नौयत, हर प्रॉब्लम की फ़र्क है, तो उससे रिलेटेड लाजमन लॉ बनाती है पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव बॉडी कि अगर इन केस अगर कोई फैमिली इशू आता है, अगर कोई तलाक का मसला है, कोई कस्टडी है बच्चों की, उसका मसला है आ गया है, तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं, तलाक का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, तलाक देने के बाद उसको रजिस्टर्ड कैसे करवाना है। ठीक है, इसी तरह निकाह है, निकाह करने के बाद निकाह को रजिस्टर्ड कैसे करवाना है। तो ये तमाम सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमें कहाँ मिलेंगे? फैमिली लॉज में। जो एक्ट बनेंगे उसको कहेंगे हम फैमिली एक्ट्स हैं, ये फैमिली लॉज से रिलेटेड एक्ट हैं। तो ये एक्ट और स्टैट्यूट हमारे हर मैटर के ऊपर अवेलेबल होंगे। रेंट के हैं सर, रेंटेड प्रेमिसेस हैं, रेंट पे देते हैं, हमने अपनी प्रॉपर्टीज रेंट पे देते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर हमारे ऊपर रेंट लॉज होते हैं और उसके ऊपर अलग एक्ट और स्टैट्यूट्स हैं। जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो इन डिटेल अपने 5 साल के अंदर इन तमाम जो एक्ट्स हैं, तमाम जो सब्जेक्ट समझ लें, इनको सब्जेक्ट की फॉर्म में पढ़ते हैं और इसको याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको, उनके ऊपर जब आते हैं, जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में, तो उनके पास हर नौयत का केस आ सकता है। तो हर रेलिवेंट लॉ को पढ़ना, उसको समझना उनके लिए ज़रूरी है। जो लॉ के स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो लोग वैसे इंट्रोडक्शन टू लॉ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा थोड़ा जो इनका इससे फेमिलियर होना ज़रूरी है। ये आगे जाके मैं आप लोगों को समझाऊंगी भी, ईच सब्जेक्ट को थोड़ा सा हम टच भी करेंगे, थोड़ा सा आपको बताएंगे, ताकि आपको पता चले इन फ्यूचर जब भी कोई इशू आपके सामने आए तो आपको पता हो कि हाँ जी इससे रिलेटेड लॉज मौजूद हैं। ठीक है, ताकि कल को अगर आप किसी लॉयर के पास भी जा रहे हैं तो आपको कोई मिसगाइड ना कर सके, आपको पता हो कि हाँ जी इस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ मौजूद है, इसके ऊपर तो एक्ट हमारे पास मौजूद है। ज़रा सी हम अपने गूगल पे डाल के सर्च करेंगे तो सर्च करके हम लोग जो रेलिवेंट लॉज हैं या रेलिवेंट एक्ट है उस तक पहुँच सकते हैं। सारे पढ़े लिखे बंदे हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक लॉ
लॉयर जो है वही एग्जैक्ट लॉ तक पहुंच सके। एक जो आम पढ़ा लिखा बंदा है जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो लॉ की और लॉ के तमाम सब्जेक्ट्स की, वो भी इन फ्यूचर अगर उसको कोई प्रॉब्लम आए तो वो सर्च करके अपनी प्रॉपर सर्च करने के बाद रेलिवेंट लॉज तक पहुंच सकता है, समझ सकता है कि कानून क्या कह रहा है, हमारे मुल्क का कानून क्या कह रहा है। ये मसला ये है हमारे मुल्क का कि हमारे मुल्क में आम बंदों को ना अवेयरनेस नहीं है लॉज की, अपने राइट्स का नहीं पता, अपने फंडामेंटल राइट्स का नहीं पता इवन, ठीक है। इसलिए बेशक आपका एमएससी केमिस्ट्री होगा, पीएचडी होगा, बायो का बंदा होगा, साइंटिस्ट होगा, लेकिन उसको बेसिक लॉज का, अपने बेसिक फंडामेंटल राइट्स का नहीं पता होगा, क्योंकि हम लोग लॉ के ऊपर इतना फोकस नहीं करते। लेकिन अगर हम डेवलप कंट्रीज में चले जाएं तो डेवलप कंट्रीज में बेसिक जो लॉज होते हैं तमाम हर मैटर के बारे में उन लोगों को पता होता है, क्योंकि वहां पर हर चीज रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक होती है। तो ये हम पढ़ेंगे इन डिटेल, इसको क्लियर भी करेंगे। ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, स्टैट्यूट्स एंड एक्ट्स से कहते हैं। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है। अब ये जो स्टैट्यूट और एक्ट्स पास हो रहे हैं, पास कौन कर रहा है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बना रही है। पार्लियामेंट कौन है? हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है। अब वो करती कैसे, ये एक्ट पास कैसे करती है? ये नहीं है कि कोई एक बंदा उठ के एक लॉ या एक रूल और रेगुलेशन बना देगा और हम कहेंगे जी बाकी सारे मुल्क के ऊपर उसको लागू कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए बकायदा एक फॉर्मल प्रोसेस है, फॉर्मल प्रोसीजर है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में दे दिया गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अब क्या है? सुप्रीम जो हमारा सबसे सुप्रीम जो लॉ है ना, सबसे ऊपर, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। 1973 हमारे मुल्क का है, ठीक है। उसके अंदर एक फॉर्मल प्रोसीजर बता दिया है कि अब इसके बाद जो भी लॉज बनेंगे इस मुल्क में, पार्लियामेंट जो भी लॉज बनाएगी उसको किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, उसको कहते हैं फॉर्मल प्रोसेस। तो स्टैट्यूट और एक्ट हमेशा एक फॉर्मल प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के बाद, एक फॉर्मल प्रोसेस से गुजरने के बाद ही बनते हैं। द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेशन usually follow a formal process involving the introduction of a bill in the legislative body। पहला काम क्या होता है? किसी मैटर, जब एक इशू आया सामने, उसके ऊपर एक लॉ बनाना है उसको रेगुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप ट्रैफिक की मिसाल ले लें। अगर एक ट्रैफिक का मसला आ रहा है और उसके ऊपर हमें लॉ बनाना है, तो हम वो रेलिवेंट लॉ बना, वो इशू डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर बताएंगे जी इसके ऊपर ये लॉज बनाने चाहिए, इस तरह रूल्स एंड रेगुलेशन इसके बनाने चाहिए, ये पास होने चाहिए, ये लॉ होना चाहिए। और अगर ये लॉ पास हो जाता है और हम इसको अप्लाई करते हैं फैसलाबाद के ऊपर, तो हम फैसलाबाद में तमाम ट्रैफिक का जो फ्लो है उसको सही तरीके से रन कर सकते हैं। हम इसी रूल एंड रेगुलेशन को पूरे पाकिस्तान पर अगर अप्लाई करेंगे तो पूरे पाकिस्तान में हम ट्रैफिक के फ्लो को सही तरीके से रेगुलेट कर सकेंगे, तमाम लोग इसके ऊपर अमल करेंगे तो एक्सीडेंट कम होंगे और लोगों की सेफ्टी को हम मेक श्योर करेंगे कि लोग सेफ रहें, ठीक है। ये प्रॉपर बिल, इसको कहते हैं बिल, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। एक बिल बना लेते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने पेश किया जाता है, लेजिस्लेटिव बॉडी के पास उसको पेश कर देते हैं और कहते हैं कि जी ये इशू था और इसके ऊपर हमने इस इशू को रिजॉल्व करने का ना हमारे नजर में ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, इनको पास करे जाए और इसके ऊपर डिस्कस किया जाए। अगर इसके ऊपर कोई बेहतरी की गुंजाइश है तो इसके अंदर अमेंडमेंट की जाए और इसको डिस्कशन के लिए ओपन करें। अब जब हम ये फर्स्ट स्टेप पे कर देते हैं तो इसके ऊपर फिर डिबेट होती है पार्लियामेंट में। तमाम लोग, तमाम जो पूरे रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं हमारे वहाँ पर, वो वहाँ पर इसको डिबेट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये सही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं हाँ जी ये सही है, कुछ लोग उसके अंदर अपनी सजेशंस देते हैं, उसको कहते हैं डिबेट्स पूरा। तो उसके बाद कमेटीज होती हैं, मुख्तलिफ रेलिवेंट कमेटीज होती हैं जिसके अंदर माहिर होंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रैफिक का कानून पास होने जा रहा है तो ट्रैफिक लॉज और ट्रैफिक जो को रेगुलेट करने वाले माहिर तजर्बाकार बंदे होंगे वो उस कमेटी के अंदर होंगे, वो अपनी सजेशंस देंगे। वो मुख्तलिफ जो दूसरे ममालिक हैं उनको देखेंगे कि वहां पर कौन से लॉज हैं, उनको कंपैरिजन करेंगे अपने साथ, उनको अडॉप्ट करने की भी सजेशंस दे सकते हैं। और ये करने के बाद अल्टीमेटली उसके ऊपर वोट होता है, वोटिंग होती है। तमाम पार्लियामेंट उसके ऊपर कहती है। आपके पार्लियामेंट के भी 2 सेशन होते हैं, ठीक है, 2 आपके होती हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है। उसमें एक जगह से पहले ये सारा प्रोसीजर होता है, फिर दूसरी जगह से सारा प्रोसीजर होता है, पास होता है, बकायदा वोटिंग होती है और एंड पे पूरी वोट के जरिए तमाम बंदे ये राय का बताते हैं कि हाँ जी हम इस बिल को पास करने के लिए एग्री हैं, और जो लोग नहीं वोट देते वो कहते हैं नहीं जी हम डिसएग्री करते हैं, इस बिल को पास नहीं होना चाहिए। अगर वोटिंग के जरिए ज्यादा बंदे एग्री हों तो वो बिल पास हो जाता है। ये प्रॉपर प्रोसीजर है। उस बिल को जब वो बिल पास हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक्ट में या स्टेट्यूट में। हर मामले में ट्रैफिक की मिसाल मैंने आप लोगों को इसलिए दी है ताकि आप लोगों को समझ आ सके, ठीक है। इस तरह जो भी इशू है, जिस भी इशू के ऊपर कोई लॉ बनने की जरूरत होती है उसको इसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। जब वो बिल अप्रूव हो जाता है तो वो लॉ बन जाता है। जब वो लॉ बन गया, वो एक्ट बन गया, फिर वो बाइंडिंग है तमाम मुल्क के ऊपर। उस एक्ट में लिखा भी जाता है कि ये कब से बाइंडिंग होगा, ये इन्फोर्स कब से होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल फरवरी में पास हुआ है तो जी इसकी जो इन्फोर्समेंट है ये मार्च से सारे मुल्क के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये भी लिखा जाता है कि किस
किस इलाके पे अप्लाई होगा ये उसके अंदर ही मेंशन होता है उस एक्ट के अंदर। जब ये चीज हो जाती है, ये अडॉप्ट हो गया तो वो उस डेट से पूरे मुल्क के ऊपर या उस स्पेसिफिक जगह पे जिसके लिए वो लॉ बनाया गया है वो लॉ इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्या है, फॉर्मल प्रोसेस को कहते हैं। फॉर्मल प्रोसीजर और प्रोसेस के बाद ही एक्ट और स्टैट्यूट बनते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक्ट और स्टैट्यूट बन गए, किसने बनाए? पार्लियामेंट में थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ रिवाइज कराती जाती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट को हम लेके चल सकें। लेजिस्लेटिव बॉडी थी, लेजिस्लेटिव बॉडी पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट ने एक फॉर्मल प्रोसीजर के जरिए अडॉप्ट करते हुए हमारे लिए लॉ बनाया किसी खास सब्जेक्ट के ऊपर, और हम उस लॉ को हम एक्ट और स्टैट्यूट कहते हैं। बन गया ये। अब हमने देखना है कि वो कितना बाइंडिंग है और उसकी अथॉरिटी कितनी है। जो लॉ हमारे पास बना है, जो पास बाय पार्लियामेंट है, जो एक्ट है बनाया है हमारे पास, उसकी बाइंडिंग अथॉरिटी कितनी होगी। Laws created through legislation are considered binding and authoritative. ये most binding और authoritative legislation होती है, laws होते हैं जो legislation के जरिए बनते हैं। They apply to all individuals, तमाम इस मुल्क में रहने वाले individuals, entities, ये जो companies होती हैं, organizations होती हैं, ठीक है, हर एक के ऊपर वो laws apply होंगी within the jurisdiction covered by the legislation। jurisdiction कहते हैं इलाका। ठीक है, अब हमारे पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अगर वो बनाया है और हम बना रहे हैं वो उस एक्ट को, उस लॉ को पूरे मुल्क के लिए, तो हमारे पाकिस्तान की पूरी जुरिस्डिक्शन के ऊपर वो अप्लाई होगा और वो बाइंडिंग उसकी नेचर होगी और अथॉरिटी उसकी फुल होगी, क्योंकि लेजिस्लेशन ने पास किया है उसको अपने फॉलो करते हुए प्रॉपर प्रोसीजर को। ठीक है, तो बाइंडिंग और अथॉरिटी सबसे ज्यादा इसकी फोर्स जो होती है वो लेजिस्लेशन की होती है, इसलिए इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अडॉप्टेबिलिटी। अब लेजिस्लेशन की अडॉप्टेबिलिटी क्या होती है? लेजिस्लेशन कैन बी अडॉप्टेड एंड अमेंडेड ओवर टाइम टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, सोसाइटल नीड्स और लीगल डेवलपमेंट्स। अच्छा, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लेजिस्लेशन का बड़ा स्ट्रॉन्ग। पहला तो आ गया कि बाइंडिंग होता है, बहुत ज्यादा बाइंडिंग फोर्स है और अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटीज की बहुत वैलिड है। ठीक है, दूसरा ये कि ये ना जो लेजिस्लेशन होती है ये वक्त के साथ साथ चेंज होती जाती है। हो सकता है आज से 10 साल पहले जो ट्रैफिक के कवानीन वो और हों, 10 साल के बाद क्योंकि ट्रैफिक की हमारी जो है बढ़ गई है, कैपेसिटी बढ़ गई है ट्रैफिक की, हमारी नंबर ऑफ कार्स बढ़ गई हैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो लॉ आप सही काम तरीके से ना कर रहा हो, तो उसके अंदर अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है, उन लॉज को थोड़ा सा मोल्ड करने की ज़रूरत होती है और तमाम उन लॉज को जो जो इफेक्टिव ना हो उनको ख़त्म करने की ज़रूरत होती है। जब इस तरह की कोई बात होती है तो लेजिस्लेशन के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये अडॉप्टेबिलिटी है कि जो लेजिस्लेशन के जरिए लॉज बनाए जाते हैं वो उसी तरीके से उनके अंदर हम अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। जो प्रोसेस हमने बताया है ना पीछे, फॉर्मल प्रोसेस, उसी फॉर्मल प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए हम उसको अमेंड भी कर सकते हैं और अमेंड करने के बाद जो हमारी सोसाइटी की नीड्स होती हैं उसके लिहाज से उनमें अमेंडमेंट करने के बाद हम उस लॉज को इफेक्टिव बना के दोबारा से लागू करते हैं। तो ये ज़्यादा ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ये लेजिस्लेशन का ही है, यानी कि लेजिस्लेशन प्राइमरी जो हमारा सोर्स है उसके जरिए हमें जो लॉज मिलते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें वो अमेंड हो सकते हैं। ठीक है, और वो सोसाइटी के लिहाज से हम चेंज करते हैं, इसको लीगल डेवलपमेंट के लिहाज से हम चेंज करते हैं। ठीक है, दिस अडॉप्टेबिलिटी अलाउज फॉर एवोल्यूशन। और इस जो हमारी जो अडॉप्टेबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक है, फ्लेक्सिबिलिटी का है, अमेंडमेंट का है, अमेंड करना, किसी चीज को सही करना। ठीक है, इसकी वजह से लीगल सिस्टम इवॉल्व होते हैं, पूरे लीगल सिस्टम बनते हैं। ठीक है, और उनकी ग्रोथ होती है, उनकी डेवलपमेंट होती है। तो लेजिस्लेशन के जरिए जो लॉ बनते हैं, लेजिस्लेटिव जो लॉज बनाती हैं, उनके अंदर ये बहुत अच्छा और पॉजिटिव आपका एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हायरार्की ऑफ लॉज की बात करें, हायरार्की क्या होता है कि कौन किसके ऊपर है, दर्जे देखें अगर हम, तो क्या होगा, इन मेनी लीगल सिस्टम्स लेजिस्लेशन होल्ड्स अ हायरार्किकल पोजीशन। सबसे ऊपर हम लेजिस्लेशन को रखते हैं, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। इसकी अथॉरिटी सबसे ज्यादा है, इसकी बाइंडिंग फोर्स सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक जो अडॉप्टेबिलिटी का है, फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट का है, ये बहुत अच्छा है, तो इसकी वजह से इसको सबसे ज्यादा वैलिड लॉज माना जाता है। ठीक है, हायरार्की वाइज इसकी पोजीशन सबसे ऊपर है। फॉर एग्जांपल, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन कंसीडर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कौन सा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो भी इसी तरीके से हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी ने बनाया है। ठीक है, और ये एक मेन बना लिया, मेन हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड हो गया। और अब जो दोबारा लॉज बनेंगे वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बनेंगे सारे। ठीक है,
लेजिस्लेशन मस्ट कंप्लाई विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। अब जो लेजिस्लेटिव बॉडी आगे आने वाले लॉज बनाएगी ना, उसको हमेशा होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताए हैं, उसके मुताबिक लॉज होने चाहिए, कंट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए, उसके मुतजाद नहीं होने चाहिए, उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लॉज बनेंगे, जो भी अब लॉ हमारी पार्लियामेंट पास करेगी, जब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन एग्जिस्टेंस है। ठीक है। Other forms of law such as administrative regulations may be subordinate to legislation। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट आप समझे। होता ये है कि एक लॉ बन गए, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया पूरे मुल्क को चलाने के लिए। अब मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर। अब पुलिस वाला एक अलग डिपार्टमेंट है, जुडिशरी एक अलग डिपार्टमेंट है, आपका एजुकेशन एक अलग डिपार्टमेंट है, उसके नीचे वर्किंग हो रही है, उसके नीचे मजीद और डिपार्टमेंट्स हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, एक उस जगह के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए भी लॉज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जैसे जीसी यूनिवर्सिटी है या जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी है, एक ये क्या एक अलग से यूनिट है, इसकी एक अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है। अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस यूनिवर्सिटी को सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए लॉज बना सकती है। ठीक है, बना सकती है। वो भी लॉज होते हैं। अब वो वाले जो लॉज होते हैं वो पास्ड बाय पार्लियामेंट नहीं होते, वो पास्ड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं होते, उनको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस। ठीक है। तो इस तरह हर डिपार्टमेंट में होता है, हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में अपने लॉज बनाती है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस, रूल्स और लॉज होते हैं वो हमेशा जो लेजिस्लेटिव रूल्स होते हैं, जो लेजिस्लेशन ने पास किए होते हैं, उससे नीचे होते हैं, उसके सबॉर्डिनेट रह के काम करते हैं। और उसका मतलब क्या है कि सबसे ऊपर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बाद लेजिस्लेटिव लॉज हो गए आपके, लेजिस्लेटिव लॉज के बाद उसके अंडर हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस और रूल्स एंड रेगुलेशन, वो उसके सबॉर्डिनेट हो गए। अब ये हायरार्की इसी तरीके से काम करेगी, ये उल्टा काम तरीके से नहीं कर सकती। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज ऐसे नहीं बनाए जा सकते जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, जो लेजिस्लेटिव लॉज, जो बेसिक एक्ट और स्टैट्यूट्स हैं उनके खिलाफ हो। क्लियर है। नेक्स्ट, रोल ऑफ लेजिस्लेटर्स। अब लेजिस्लेटर्स क्या है? जो लेजिस्लेशन कर रहे हैं। लेजिस्लेटर होते क्या हैं? होते कौन है? पहले तो आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। लेजिस्लेटर्स हु आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द लीगल लैंडस्केप। अब ये आप लोग वोट डालते हैं, इलेक्शन होती हैं, क्या समझ आता है? आम बंदा सिर्फ जाके वोट डाल जाता है, उनको ये समझ नहीं आता कि ये जो हम वोट डाल रहे हैं, इन बंदों का, एमएनए एमपीएस का काम क्या है। कभी सोचा है? लॉ के स्टूडेंट तो शायद सोच लेते हो, लेकिन जो लॉ के अलावा होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, बस उनको ये समझ आ रहा है जी इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, हमने वोट डालना है और हमने अपनी पार्टी को वोट डालना है, हमारा बस एक पार्टी है, उसको हमने आइडियलाइज करना है और उसके मुताबिक जो जो बंदा उन्होंने कह दिया हमने वोट डाल देना है, इसी तरह डालते हैं। हालांकि जो हम इस तरह अपने हम ये असल प्रोसेस होता क्या है कि हमने जिसको वोट डालना होता है हम उसको रिप्रेजेंटेटिव बना रहे होते हैं अपना। जिस तरह आप लोग क्लास में अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं सीआर को, और सीआर पूरी क्लास के बिहाफ पे टीचर से तमाम मैटर्स को डिस्कस करता है। ठीक है। और वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है अपनी पूरी क्लास को, अपनी क्लास के इंटरेस्ट से रिलेटेड वो बातें करता है, टीचर तक पहुंचाता है कि जी मेरी क्लास के लिए ये जरूरी है और ये जरूरी नहीं है, इसके मुताबिक मैडम आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं। ऐसे ही करते हैं ना सीआर। तो इसी तरीके से जब हम इलेक्शन में वोट डालते हैं तो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव एक डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि जी हम लोग अपना इन दोनों में से किस बंदे को रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं वो। और ये बड़ा ही एक सोच समझ के डालने, वोट कास्ट करना एक सोच समझ के हमें करना चाहिए, क्योंकि जब हम एक रिप्रेजेंटेटिव अपना बना के भेज देते हैं कि इस एक बंदे को जिता देते हैं तो वो हमें रिप्रेजेंट करता है जाके प्रोविंशियल असेंबली में, एमपीए बन जाता है, ये नेशनल असेंबली में। वो क्या है? वो हमारी पार्लियामेंट है। ठीक है। इसी तरह हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां जाते हैं। अब उनका जाने का मकसद क्या होता है कि जब हमारे इलाके से रिलेटेड कोई भी लेजिस्लेशन होगी, ठीक है, तो वो वहां पर हमें रिप्रेजेंट कर सके। हम खुद जाके नहीं ये कह सकते जी हम हमारे लिए ये चीज चाहिए। हमारी तमाम डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हमारे मुताबिक अगर लॉ बनने हैं, कोई भी मैटर होगा, तो वहां पर हमें रिप्रेजेंट करेगा वो बंदा जिसको हमने वोट दे के पार्लियामेंट में या प्रोविंशियल असेंबली में भेजा है। लॉ मेकिंग अगर होगी हमारे से रिलेटेड तो वो वहां पर हमें रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ जी ये लॉज बनना भी चाहिए कि नहीं, मेरे इलाके के जो लोग हैं उनके ऊपर ये लॉ कारामद होगा भी कि नहीं, ये मेरे इलाके के फायदे में है भी कि नहीं। इसी तरह डेवलपमेंट के लिहाज से और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हर मुकाम के ऊपर उन्होंने हमें रिप्रेजेंट करना होता है। तो वो वहां पर जब हम पार्लियामेंट में जाके एज ए लेजिस्लेटिव बिल के ऊपर अपनी डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, तो उसे कहते हैं लेजिस्लेटर। वो लॉ मेकिंग कर रहे होते हैं। वो हर कोई अपने अपने इलाके को मद्देनजर रखते हुए उस डिबेट में बताता है कि ये लॉ पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पूरी विजिलेंस के साथ, पूरी समझदारी के साथ कि कौन बंदा हमारे लिए ठीक है, हमारी तरक्की के लिए ठीक है, हम उसको वोट दें।
ठीक है, तो इसको कहते हैं रोल। अब ये रोल ऑफ लेजिस्लेटर क्या होता है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और उनका क्रूशियल रोल होता है शेप करने में तमाम हमारे लीगल लैंडस्केप को, लीगल लॉज बनाने में। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रपोजिंग, डिबेटिंग एंड इनेक्टिंग लॉज। उनकी ड्यूटी होती है, जो हमने सारा फॉर्मल प्रोसेस पढ़ा है वो सारा लेजिस्लेटर्स करते हैं। ठीक है, दैट रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल दे रिप्रेजेंट। वो क्या करते हैं, वो अपने बिहाफ पे नहीं कहते कि उनको क्या सही लग रहा है, उन्होंने रिफ्लेक्ट करना है ऑनेस्टी के साथ विल ऑफ द पीपल की, कि लोगों की मर्जी क्या है। असल काम उनका ये है। यहाँ हमारे मुल्क में उल्टा होता है कि वहां जाके वो लोग अपने फायदे के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम लोगों को ये मेक श्योर करना चाहिए कि जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं वो पूरी ईमानदारी से हमारी विल, हमारी मर्जी लोगों आगे जो फोरम है उस तक पहुंचाएगा, हमें सही तरह रिप्रेजेंट कर भी सकता है कि नहीं, या ये कोई लालची बंदा है, या ये इसका कोई दीन ईमान नहीं है इस बंदे का। अगर हम ऐसे बंदे को सिलेक्ट करके भेज देंगे, वो अगर बेशक आपको वक्ती तौर पर बिरयानी खिला के, कोई चीज खिला के, पैसे दे के आपसे आपका वोट खरीद लेते हैं, तो वो आपको जाके इन फ्यूचर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि जब वो आपको रिप्रेजेंट करने जाएगा, तो रिप्रेजेंट जब कर रहा होगा वो असेंबली के अंदर, तो वो अपने फायदे से रिलेटेड करेगा, वो लॉज वो बनने ही नहीं देगा जो उसके लिए नुकसानदेह होंगे, हालांकि वो पब्लिक के लिए फायदेमंद होंगे। ठीक है, तो ऐसे बंदे को चूज करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एज ए लेजिस्लेटर जाके काम करना होता है, हमें रिप्रेजेंट करना होता है, ताकि जो ऑनेस्टी, पूरी ऑनेस्टी के जरिए हमें रिप्रेजेंट कर सके और वो डिसीजन ले सके जो हमारे फायदे के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम कंक्लूड कर देते हैं। ये 6 मेन पॉइंट्स हैं, क्लियर कर दिए हैं मैंने। कंक्लूड हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेशन प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड एंड कोडिफाइड फ्रेमवर्क फॉर द लीगल सिस्टम। लेजिस्लेशन क्या करती है, एक स्ट्रक्चर, वेल स्ट्रक्चर, एक फॉर्मल तरीका देती है, और इसको कहते हैं जो इस तरीके से एक्ट पास होते हैं और स्टैट्यूट पास होते हैं, लॉज बनते हैं, कि ये कोडिफाइड लॉज हैं, बकायदा ये कोड की शक्ल में होती हैं, रिटर्न फॉर्म में होती हैं लीगल सिस्टम में, और ये लीगल सिस्टम का पूरा फ्रेमवर्क इस तरह बन जाता है, ऑफरिंग क्लैरिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी इन हाउ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट देमसेल्व्स विद इन अ गिवन जुरिसडिक्शन। ये क्या करते हैं, जो कोडिफाइड लॉज होते हैं, जो रिटर्न लॉज होते हैं हमारे, जो एक प्रॉपर फॉर्मल तरीके से बनाए जाते हैं, ये क्लैरिटी क्रिएट करते हैं मुल्क में, और प्रिडिक्ट करते हैं कि तमाम जो इंडिविजुअल्स होंगे इस मुल्क में, तमाम जो कंपनीज होंगी, ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, कोई भी होगा, चाहे वो बहुत बड़ी पोजीशन पे हो, चाहे वो बहुत लोअर पोजीशन पे हो, ठीक है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, या कोई एक क्लर्क हो या पीएन हो, सबके लिए लॉ एक जैसा होगा। ठीक है, तो उस जुरिसडिक्शन में रहने वालों के लिए सबके लिए लॉ एक जैसा होगा। तो ये जो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन जब बन जाती है, लेजिस्लेटिव रूल्स बन जाते हैं, तो तमाम लोगों को उस लॉ के मुताबिक जो उस जुरिसडिक्शन में जिंदगी गुजारनी है। अगर वो नहीं गुजारेंगे, उस लॉ को तोड़ेंगे, तो फिर जो उस लॉ में बताए गए कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो फेस करने हैं उन्होंने, प्रॉपर तरीके से एक ट्रायल के प्रोसीजर से गुजर के। ठीक है, ये हमारा लेजिस्लेशन का टॉपिक कंक्लूड हो गया है। इसके बाद अब आपको नेक्स्ट आ जाएंगे एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज 15 एमसीक्यूज है, ये अब आप लोगों ने लिखने हैं, और इसको कोशिश करना है कि इसको आप राइट ऑप्शन को टिक करें। ठीक है, राइट ऑप्शन को टिक करने के बाद आपने लास्ट पे इस वीडियो के येलो कलर की स्लाइड्स होंगी, वहां पर इसके आंसर्स हैं, उससे आपने आंसर की अपनी मैच करनी है, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आपने अपना अपना रिजल्ट लिखना है, अपना नाम और रोल नंबर के साथ। ठीक है, क्लियर है। हर स्लाइड के ऊपर मैं थोड़ी देर के लिए रुक रही हूँ, ताकि आप इसको यहाँ पर पॉज कर सकें, पॉज करने के बाद इसको लिख सकें और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकें। ये स्लाइड नंबर 4 आ गई है। ठीक है, यहाँ पर पॉज कर लें, इसको लिखें, उसके बाद दोबारा चलाएं। या इसका एक और तरीका भी हो सकता है, जैसे स्लाइड नंबर 5 है, कि आप लोग इसको हर स्लाइड के ऊपर पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट खींचते जाएं। स्क्रीनशॉट ले लिए इसके, जब आपने स्क्रीनशॉट ले लिए तो उसके बाद आपने क्या करना है, मैं आगे कर देती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट आपके पास 15 स्क्रीनशॉट जमा हो गए। ठीक है, अब आप बैठ के उसको आराम से लिखें। ठीक है, लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने राइट ऑप्शन को टिक कर लेना है। टिक करने के बाद फिर दोबारा इस वीडियो के ऊपर आना है, और इस वीडियो के ऊपर आने के बाद जो येलो कलर की स्लाइड्स हैं एंड पे, उससे उसको मैच करना है। बेशक उसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन पहले आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेने येलो वाली स्लाइड्स के।
ठीक है, क्लियर है। आपने पहले सिर्फ 15 एमसीक्यूज जो हैं इनके स्क्रीनशॉट लेने हैं और स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट का मतलब आप लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा तो क्या होता है, हमारे मोबाइल में ऑप्शन होती है एक कि जो हमारे मोबाइल में पिक्चर आ रही होती है उसी का हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वो पिक्चर बन जाती है। जिन बच्चों को आता है काइंडली वो गाइड करें अपनी बाकी क्लास फेलोज को भी। ठीक है, ये स्लाइड नंबर 9 है। मैं साथ साथ कमेंट्री में आपको समझा रही हूँ और साथ साथ इस पर रुक रही हूँ, तो आपने ये रुकते जाना है और इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है। ठीक है, दोनों दो तरीके हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको यहाँ पर पॉज करके उस वक्त लिखें और फिर उसको आगे दोबारा प्ले कर दें। ये आपकी मर्जी है कि जो भी आपको तरीकाकार इसमें से आसान लगता है। ये स्लाइड नंबर 11 है, ये स्लाइड नंबर 12 है। ठीक है, स्लाइड नंबर 13, सॉरी स्लाइड नंबर नहीं, एमसीक्यू नंबर 13 है। ये एमसीक्यू नंबर 14 और ये एमसीक्यू नंबर 15। यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आप इसको पॉज कर दें वीडियो को, उन स्क्रीनशॉट के जरिए आप इसको लिखना शुरू करें। ठीक है, लिख के उसके बाद आपने जब लिख लेना है उसके आंसर की आपने ले लेनी है, यानी आंसर को, राइट आंसर को टिक कर लेना है। उसके बाद आपने दोबारा से वीडियो पे आना है और ये आ गई आपकी येलो कलर की स्लाइड। ये आपके आंसर कीज हैं, तो दो सारे के सारे 15 एमसीक्यूज के। इससे आपने अपने आंसर चेक करने हैं और फिर अपना जो रिजल्ट है वो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने रोल नंबर के साथ शेयर करना है। आई थिंक ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।